नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने ना मतलब लाखों लोगों को पैसे के बारे में सोचने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। और ये जो जानकारी है ये हमें मिली है इसी किताब के एक विश्लेषण से। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि उन खास विचारों को समझें जिन्होंने सही में पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचा दी है। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। दो पिता, दो बिल्कुल अलग सोच। एक तरफ तो है लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो गरीब डैड कहती हैं। पढ़े लिखे थे, अच्छी सुरक्षित नौकरी भी थी, पर पैसों को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, यानी अमीर डैड। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, पर बिजनेस और निवेश से आप कह सकते हैं काफी अमीर बन गए। हाँ, और यहीं से किताब का वो सबसे बड़ा सबक आता है ना, कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये उस सोच से बिल्कुल उलट है जो गरीब डैड देते थे। उनका क्या था? बेटा स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित सी नौकरी पकड़ लो। हाँ, वही पारंपरिक सलाह। बिल्कुल। जबकि अमीर डैड का जोर था सिस्टम बनाने पर। ऐसा सिस्टम जिससे पैसा अपने आप आए, आपके काम किए बना भी। ये जो विरोधाभास है ना दोनों में, यही कहानी को इतना असरदार बनाता है। शायद इसीलिए इतने सारे लोगों को ये अपनी सी लगी। हाँ, ये फर्क सोचने पे मजबूर करता है सही में कि सिर्फ मेहनत ही क्यों काफी नहीं है। शायद इसीलिए अमीर डैड जो है वो इस वित्तीय शिक्षा पर इतना जोर देते थे। ऐसा लगता है जैसे स्कूलों में इसकी वाकई बहुत कमी है। निश्चित रूप से। देखिए, वित्तीय साक्षरता की कमी ही तो है जो अक्सर लोगों को उस चूहे दौड़ में फंसाए रखती है, जिसका जिक्र किताब में बार बार आता है। चूहे दौड़? मतलब बस कमाना और खर्च करना और फिर और कमाने के लिए भागना। हाँ बिल्कुल भाई। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब सिखाते हैं, पर पैसा काम कैसे करता है ये ठीक से नहीं बताते। खासतौर पर जो एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क है, उसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, ये टर्म्स बहुत आते हैं किताब में, एसेट्स और लायबिलिटीज। जी, सरल भाषा में कहें तो एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। सोचिए, कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो। हाँ। और दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कार की ईएमआई है या कोई महंगा फोन लोन पर लिया है। अच्छा। और इससे जुड़ा है कैश फ्लो समझना, यानी पैसा आपकी जेब में आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। सबसे आम गलती क्या होती है? लोग महंगी गाड़ी ले लेते हैं या बड़ा सा घर और उसे एसेट समझ बैठते हैं। हाँ, लगता तो एसेट ही है। पर असल में अगर वो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहे हैं बिना कोई इनकम दिए, तो वो लायबिलिटी है। ये तो बड़ा सीधा सा फर्क है, पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। और सिर्फ जानकारी की बात नहीं है, सोचने का तरीका भी कितना अलग था दोनों का। गरीब डैड सोचते थे मैं ये नहीं खरीद सकता, और बस बात वहीं खत्म। हाँ, वो एक तरह से दरवाजा बंद कर देता था आगे सोचने का। बिल्कुल। जबकि अमीर डैड पूछते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, ये सवाल जो है ना, ये दिमाग को दौड़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ले जाता है। सही बात है। और देखिए, यही मानसिकता का बदलाव शायद किताब की सबसे बड़ी देन है। इसने मतलब अनगिनत लोगों को सिर्फ नौकरी की तनख्वाह और सुरक्षा से आगे सोचने पर मजबूर किया। उन्हें बिजनेस की तरफ, रियल एस्टेट या शेयर बाजार में निवेश करने की तरफ मोड़ा। जिन लोगों की पूरी जिंदगी बस महीने की सैलरी पर टिकी थी, उनके लिए तो ये वाकई में आंखें खोलने वाली किताब साबित हुई है। हाँ ये तो है, लेकिन क्या इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं? क्योंकि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? बिल्कुल, आलोचनाएं भी हैं और होनी भी चाहिए। देखिए, किताब प्रेरणा तो बहुत देती है, पर कई लोग पढ़ने के बाद कहते हैं ठीक है मेरी सोच बदल गई, पर अब मैं करूं क्या? मतलब इसमें कोई साफ स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है कि आप कल से क्या करना शुरू करें। अच्छा, यानी प्रैक्टिकल प्लान की कमी है। हाँ, कुछ हद तक। और एक और बात उठती है, ये अमीर डैड असल में थे कौन? कियोसाकी ने उनकी पहचान कभी साफ नहीं की, तो कुछ लोग इसकी प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाते हैं। ये भी एक पॉइंट है। तो मेरा मानना है कि इसे एक शुरुआती बिंदु की तरह देखना चाहिए, एक ऐसा विचार जो आपकी आंखें खोलता है। लेकिन असल दुनिया में इसे लागू करने के लिए आपको और रिसर्च और जानकारी और स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसकी ताकत है इसकी सरल भाषा, मानसिकता बदलने की क्षमता और प्रेरणा। और कमजोरी है शायद व्यवहारिक गाइडेंस की थोड़ी कमी। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाना सिर्फ किस्मत या पहले से अमीर होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये सही वित्तीय ज्ञान, एक बदली हुई सोच और अनुशासन का नतीजा है। और इसे मतलब
हासिल किया जा सकता है ना? बिल्कुल, इसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन मेहनत और सही दिशा जरूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। देखिए, किताब जोर देती है संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर आज का बाजार कितना जटिल और तेजी से बदलता हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में एक प्रोडक्टिव एसेट, मतलब जो सच में लगातार आय दे रहा है, और एक स्पेक्युलेटिव एसेट जिसकी कीमत सिर्फ इस उम्मीद पर टिकी है कि भविष्य में बढ़ेगी, इन दोनों में फर्क करना आज कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पर सोचना आज के समय में शायद कियोसाकी के लिखने के वक्त से भी ज्यादा जरूरी है।